लेकिन 2024 के ठीक पहले से आपने देखा कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद से किस तरीके से नैरेटिव फेल होना शुरू हुआ। 400 की बात करते थे और अंत में वो जो संविधान बचाओ का जो नैरेटिव चला तो बीजेपी की 240 सीटें होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, आप 36 पे आके टिक गए। सवाल ये नहीं, सवाल मुझे ये लगता है कि कहीं कोई अंदर से भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार में से कहीं कोई है जो इस वक्त राहुल गांधी की जबरदस्त मदद कर रहा है। साउंड टेक 7 एक्शन। का है चुनाव जो होता है वो नैरेटिव का खेल होता है, सीधी बात है। जिसका नैरेटिव चलने लगता है फिर उसके लिए जीत की संभावनाएं बन जाती, जिसका नैरेटिव नहीं चलता उसके लिए हार की संभावनाएं बनती हैं। अब आप संभावना कह लीजिए, आशंका कहिए, जो चाहे आप सब कह लीजिए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 2013 के बाद किसका नैरेटिव बन रहा था, कौन नैरेटिव और जीत रहा था, और ये सिलसिला 2024 तक चला। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जो एफआईआर 2 मिनट के अंदर दर्ज हो सकती थी उसके लिए आप 8 घंटे का इंतजार करवा रहे हैं। राहुल गांधी को वो वीडियो खिंचवाने की पूरी इजाजत दे रहे हैं, बाहर निकल के धरना प्रदर्शन करने की पूरी इजाजत उनको मिल रही है। भाई जो काम आप 8 घंटे के बाद अगर आपने किया वो 8 मिनट के अंदर कर देते। तो ये जो रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं तो ड्रामा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ड्रामा का निर्देशक कोई और है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ड्रामा का निर्देशक है क्या, या संघ परिवार के अंदर कौन है? जानबूझकर आपने राहुल गांधी को इतनी फुटेज दी, जानबूझकर राहुल का नैरेटिव बनने दे रहे। इससे मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि यही तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी लगती है आशुतोष, कि राहुल गांधी को खबरों में रखो, देश का सबसे बड़ा युवा नेता बनाए रखो। बीजेपी को सूट करता है, बीजेपी को ऐसा लगता है मोदी वर्सेस राहुल, देश में लड़ाई रहने दो, और उस लड़ाई में कौन जीतता है अभी तक सबको पता है। ये कहानी पुरानी पड़ चुकी है, अब नई कहानी शुरू हो गई है। वो जो अमिताभ, एक जमाना था ना राजेश खन्ना की खूब फिल्में हिट हुई, बैक टू बैक, लोगों ने कहा इससे बड़ा सुपरस्टार तो पैदा ही नहीं हुआ। उसके बाद राजेश खन्ना का क्या हुआ? अमिताभ बच्चन की खूब फिल्में के बाद एक फ्लॉप हुई, और उसके बाद फिर उनका क्या हुआ सबको मालूम। एक फिल्म, एक कथानक एक समय तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। अगर ये कथानक चलता होता तो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना पड़ता। अगर ये कथानक चलता होता तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को 22 दिन तक संसद से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये कथानक चलता होता तो 8 घंटे बैठा के आप एफआईआर नहीं दर्ज करवाते। आप बोले बैठे रहो 6 महीने तक, हम भी तुम्हारी पेशेंस देख लेते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अब वो जो एक कहते हैं ना कि सफलता का एक आत्मघाती स्वरूप होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द सक्सेस हैज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लॉजिक। अब तैयारी कुछ और थी, अब वो हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा, आपका नफरत की राजनीति चल नहीं रही, एंटी नेशनल पाकिस्तान चल नहीं रहा, और आरएसएस के अतुल लिमय और मोहन भागवत आपस में लड़ रहे हैं। अतुल लिमय कह रहे कि नहीं ये तो एंटी नेशनल है, और मोहन भागवत कह नहीं एंटी नेशनल नहीं है, ये तो नेशनलिस्ट हैं। तो जब आरएसएस के नंबर 3 और नंबर 1 के बीच में खुले प्लेटफॉर्म पे अगर झगड़ा होने लगे तो समझ लीजिए बवाल क्या है। जब चंपत राय और नृपेंद्र मिश्र एक दूसरे से भिड़ने लगे तो समझ लीजिए क्या है। जब स्वपन दास गुप्ता और दिलीप घोष जादवपुर यूनिवर्सिटी पर एक दूसरे से भिड़ने लगे तो समझ लीजिए क्या है। तो मैं ये फिर दोहरा देता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कमजोर करना चाहता है क्या? अच्छा ठीक है, ये राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको? मैंने वीडियो दिखाया, आपने सुना उसको, क्या लग रहा है? नहीं, मैं राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा मेरी दिलचस्पी आज की तारीख में अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज में है। झुके हुए कंधे, चेहरे पर चिंता की लकीरें, और उम्र से ज्यादा उम्र लगना, यह दर्शाता है कि जिम्मेदारी का बोझ या तो बहुत ज्यादा पड़ गया है या फिर डिप्रेशन का माहौल काफी हो गया है। अच्छा ठीक है, अवसाद के क्षण काफी बढ़ गए हैं। ठीक है। अब आशुतोष, अभी तक 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी बार आपने और बहुत सारे और मोदी क्रिटिक्स ने कटघरे में खड़ा किया? रील बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पूरा टाइम शूटिंग करते हैं, 10 बार कपड़े बदलते हैं। राहुल गांधी अपने साथ एक सोशल मीडिया की पूरी टीम लेकर जाते हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाया, उनकी टीम का शूट किया हुआ है, और उसके बाद प्रॉपरली उसको एडिट करके बढ़िया से उसको शेयर किया जाता है। ये कौन सी स्ट्रेटजी है आशुतोष? और क्या अब ये मान लेना चाहिए कि सबको समझ में आ गया सोशल मीडिया के बिना नहीं चलेगा, इसीलिए अब हम इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए?
कि कौन कितना सोशल मीडिया पर आता है, कौन कितने वीडियो बनाता है और कौन कितने वीडियो पोस्ट करता है। देखिए मानक, ये प्लेबुक तो बराक ओबामा की प्लेबुक है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ रहे थे तब उनको ये समझ में आ गया कि सोशल मीडिया ही सब कुछ है। और उनकी एक सोशल मीडिया की स्ट्रेटजिस्ट, उनका नाम था स्टीफानी कटर। ये उनकी रणनीति थी कि विपक्ष पर इतने हमले करो कि विपक्ष रोने लगे। और उस प्लेबुक को सीधे नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार थे उन्होंने हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की। और उस प्लेबुक को, जिसे कहते हैं ना कि 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए, कि लगातार 2 चुनाव तक विपक्ष को समझ ही में नहीं आया कि उनके पर क्या हमला हो रहा, किस तरीके से हमला हो रहा। अब उसी प्लेबुक को राहुल गांधी ने अडॉप्ट कर लिया है और सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल करें तो करें क्या। अब देखिए, यह अजीबोगरीब स्थिति है। लोकतंत्र के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसका काम होता है अपने मंत्रालय में बैठ के काम निपटाना। अब मिनिस्टर की जिम्मेदारी लग रही है कि 1 डे 1 यूनिवर्सिटी। जिम्मेदारी ये हो गई है कि आप शॉर्ट्स बनाइए, मीम बनाइए और रील बनाइए। अब मंत्री बैठ के रील बनाएंगे। तो जब मंत्रियों को रील बनाने के आदेश मिल जाए तब समझ लीजिए कि सरकार का नैरेटिव कौन सेट कर रहा है। खुद थोड़े बनाते हैं, टीम होती है उनकी, मंत्री थोड़े रील बनाता है। आप भी अरे मंत्री को एक्टिंग तो करनी पड़ेगी यार। एक्टिंग करने कैमरे के सामने तो आना ही पड़ेगा ना। क्या या बिना एआई से बन जाएगा राजनाथ जी का। अब आप सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए, राजनाथ सिंह जी जो है वो रील बना रहे हैं। हाँ। और वो वायरल हो रहा। हाँ। और उनसे और राजनाथ सिंह साथ साथ प्रहलाद जोशी, ये सब लोग रील बना रहे हैं। कितना एक सेकंड, पर ये ऐसा राहुल ने भी कहा है। उन्होंने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में बाकायदा कहा, पार्टी की लाइन को कौन सोशल मीडिया पर एम्पलीफाई नहीं कर रहा, सब पर नजर रखो। यानी हर कोई चाहता है कि उनके नेता एक्टिव हो सोशल मीडिया पर। बट फर्क ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहा जा रहा है, जिनका काम है गवर्नेंस, जिनका काम है अपने मंत्रालय में बैठना, जिनका काम है देश को चलाना। अगर वो रील्स बनाएंगे तो सरकार कहां जा रही है, सरकार का क्या हाल है, गवर्नेंस का क्या हाल है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, एक बात क्या है कि वो राहुल गांधी ने कहा कि 800 शहरों में जाकर आप छात्रों की गूंज का प्रोग्राम करिए। तो ये क्यों है? यानी तलवार दोनों तरफ से खिंची हुई है। पहली बार राहुल गांधी को लग रहा है कि हम जो है सुल्तान को पटक सकते हैं, तो क्यों नहीं तलवार भाजेंगे वो। बिल्कुल सही। Not bad, not bad. सतीश जी, सही कहा मैंने। राहुल गांधी ने सिस्टम हिला दिया, एजेंडा वही सेट कर रहे हैं, एक बार फिर से साबित हो गया। देखिए, आनंद विजय हंस रहे हैं इस बात पे। हाँ बोलिए। मानक जी, आज आपने पंडितों का डिमोशन कर दिया। जो आप जिसको पॉलिटिकल पंडित हम लोग को कहते हैं, आप डिमोशन कर दिया। आज आपने पंडित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमको लग रहा है कि लगातार राहुल गांधी का प्रमोशन करते जा रहे हैं और आप हम लोग का डिमोशन कर रहे हैं, नंबर 1। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी लगातार झंडा गाड़ते जा रहे हैं। अब किसके सपोर्ट से कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज के डेट में अगर देश में फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए तो थोड़ा मैं विवादास्पद हो रहा हूं, लेकिन आज बीजेपी 70-75 पे सिमट जाएगी। ये सनसनीखेज बयान है, मैं जानता हूं, लेकिन ये हालत है। 70-75, हाँ 75, वही 75 मान लेते हैं ना। देखिए, ये हालात देश में बने हैं। सुनिए, ये हालात जो आप बता रहे हैं, ये है वो है, नैरेटिव है, तो 240 तो 2024 में आया था, तो उस हिसाब से 50% भी करते हैं तो 120। और उसके बीच के सारे विधानसभा चुनाव खा जाइए आप। अरे भाई, विधानसभा सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। देखिए, विपक्ष शब्द से हमको दिक्कत है। हाँ। आज के डेट में एकमात्र विपक्ष है राहुल गांधी। हाँ। है ना। हाँ। अब ये तो उनको भी तो हराया कितनी बार, कितनी कहां नहीं हराया। अरे उनको स्मृति ईरानी ने हराया था। बाकी तो सीनियर है पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी से, ये आप जानते हैं ना। ही इज सीनियर टू प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। और सीटों में तो 1/3 है। अरे भाई, कहां वो 40, 42, 55, 34 का गिनती कर रहे थे, सीधे 100 पे पहुंच गए। 99 तो लोग कहते हैं ये बीजेपी वाले है, एक्चुअली वो 100 है। अच्छा ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं 70-75 बीजेपी को आएगा। एक बात बताइए, जो मैं अभी मेंशन भी कर रहा था, सतीश जी, सोशल मीडिया में, परसेप्शन में, नैरेटिव में आप जीत भी जाएं, आप व्यूज ले लीजिए, एंगेजमेंट ले लीजिए, वायरल हो जाइए सब जगह, टीवी पर छाए रहिए, क्या वाकई यही जीत मानी जाएगी? क्या देखिए, इससे जीत हो जाएगी? नहीं होगी।
लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे ही सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर आए आधी रात में, तो पता लगा कि हाँ भाई, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक चीज होती है जिसमें लगता है बीजेपी का बस छूट गया था। अब शायद देखिए क्या क्या हो रहा है, मालूम नहीं, अभी नहीं कह सकते। देखिए, मोटी बातें, बड़ी बातें करिए। राहुल गांधी ने 2 घोषणाएं की थी। हो सकता अपना मनोबल बढ़ा रहे हो, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको सोने नहीं देंगे, है ना। हम लोग एक टीवी चैनल में थे, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना। तो हम तो लग रहा है बीजेपी के सपने में भी राहुल गांधी आ रहे हैं, इनको नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो सच में है। और दूसरा इन्होंने कहा था रेसिस्टेंस शब्द, और आप ही के चैनल पर हमने आपसे बात की थी कि मुझे पता नहीं चल रहा है भाई कि रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या है। यही है जो कर रहे हैं, तो वही तो लगातार कर रहे हैं ना। अभी तो एक FIR करा दिया है, 4-5 घंटे लगे जरूर, लेकिन अगर ऐसे ही 300-400 FIR करा दे तो क्या होगा, ये रोज के रोज कहीं चले जाएं, है ना। तो ये जो छापामार गुरिल्ला एकदम पॉलिटिक्स जो हो रही है, उसने निश्चित रूप से, मानिए कि इसमें क्या हुआ है मानक, मैं आपको बताता हूं। मैं सड़क पे ही रहता हूं, मैं सोशल मीडिया पे नाम मात्र का भी हूं या नहीं हूं। महंगाई, कमाई, बेरोजगारी, छात्र, परिवार, जेनजी, जेनरेट, जो भी कहिए, सब मिला करके ना आक्रोश का एक बम बन चुका है, और उसको राहुल गांधी बहुत बखूबी जो है इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि राहुल गांधी के पक्ष में अभी भी जनता वोट न दे, लेकिन सरकार के खिलाफ वोट एकदम, ये माहौल बना हुआ। राहुल के खिलाफ नहीं मिलेगा तो फिर नहीं पड़ेगा, राहुल को वोट नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा, और है कौन देश में? नहीं, अब ये हमने जानते हैं बहुत सारी